हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। मैं आपकी कक्षा 6 और 7 की एनसीईआरटी करवा चुकी हूँ। मैं कक्षा आपकी 8 की एनसीईआरटी करवा रही हूँ, जो लगभग 2 दिन में आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं 6 7 की तो देख लीजिए। 8 की भी मैंने आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर, आपका सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करवा दिया है, 6 तक करवा दिया। आज मैं आपका 7th चैप्टर करवाऊँगी। कौन सा? 7th चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका संरचना एवं प्रकाय। ठीक है, आइए। और आपका एग्ज़ाम भी लगभग पास ही आ गया। 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम भी। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा बस, और पेपर दे आइएगा। सभी लोगों का अच्छा पेपर होगा। आइए देखते हैं कौन कोशिका संरचना एवं प्रकार में क्या दिया हुआ। कक्षा 8 की एनसीईआरटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं आपके। हमारे आसपास की वस्तु या तो सजीव है अथवा निर्जीव है। मतलब हमारे आसपास की वस्तु या तो सजीव है या तो निर्जीव है। सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। विभिन्न अंगों के समृद्ध विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। कोशिकाओं की तुलना ईंटों से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कोशिकाओं की तुलना हम लोग ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार ईंटों के जोड़ कर भवन का निर्माण किया था, उसी प्रकार कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण किया जाता है। तो किससे? जिस प्रकार से हम लोग अपने मकान को बनाते हैं ईंटों को जोड़ जोड़ कर, उसी प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से हम लोगों का जो शरीर है वो बनता है। तो उसका इससे कंपेयर किया जा सकता है। कोशिका की खोज। आइए देखते हैं कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइड का समान आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्म दर्शी की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। क्या देखा उन्होंने? एक कोष्ठायुक्त विभाजित बक्से उन्होंने देखे, और बक्सों में क्या मधुमक्खियों के छत्ते के समान वो दिखाई दी। और यह देखा कि कोष्ठ अथवा बॉक्स एक दूसरे से दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग हैं। हुक ने, क्या नाम है इनका पूरा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। उन्होंने जो भी प्रत्येक कोष्ठ थी उसको कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई ये बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक ने प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक की कोशिकाओं के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। अधिक आवर्धक क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। कोशिका सिद्धांत क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका सिद्धांत। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जो पौधों में ऊतकों का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। ठीक है, लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। जो कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। क्या? पादप। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्लाइडन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को क्या प्रतिपादित किया है। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे किया। मतलब इन्होंने सिद्धांत तो दिया पर ये बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे करें। किसने? स्लाइडन एवं स्वान ने। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमस निस सेलुला से होता है। स्लाइडन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। आइए देखते हैं।
सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, मतलब पूर्व में जो स्थित कोशिकाएं होती हैं उनसे निर्मित होती हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं क्या है हम लोगों की कोशिका। आइए देखते हैं कोशिका में क्या दिया है। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचना है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का उपयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वे भी कोशिका के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मतलब मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है, पर ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इसे नग्न आंखों से हम लोग देख सकते हैं। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति में विभिन्नता। वैज्ञानिकों द्वारा सूक्ष्म जीव की सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अभिरंजक का उपयोग किया जाता है भाई। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्याओं से भी क्या है? कोशिकाओं की संख्याओं में भी भिन्नता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है कोशिकाओं की संख्या। देखते हैं क्या है कोशिकाओं की संख्या। किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे क्या विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? कई खरब, जो आकृति, साइज में भिन्न भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। मतलब जो हम लोगों की कोशिकाएं हैं उनके विभिन्न समूह अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर, या मल्टी मतलब अनेक, सेलुलर मतलब कोशिका कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिका की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करते हैं। अरबों कोशिकाओं वाले जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि में परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अमीबा और पैरामीशियम दोनों जीव एकल कोशिका के बने होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम किससे बने होते हैं? एकल कोशिका से बने। एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिकीय क्या यूनिसेलुलर जीव कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है, यूनि का मतलब है एक, सेलुलर का मतलब है कोशिका। ठीक है। एक कोशिका जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीव द्वारा की जाती हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है तथा पचाता है। अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। कोशिकाओं जीवों में यह भी सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कोशिका की आकृति। अमीबा की आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई क्या होती है कि प्रवर्त उभरते हुए दिखाई देते हैं। इनमें पादप, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पादप कहते हैं। ठीक है, पादप। ये प्रवर्त अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। क्या करते हैं कि जो अमीबा जब भोजन गति करता है या भोजन करता है तो ये बनते व बिगड़ते रहते हैं। कौन? पादप। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। मतलब जो अमीबा है वो पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व भी है। मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका विभिन्न आकृति उनके विशिष्ट प्रकारों से क्या है? संबंधित है। आपकी कोशिका समानता गोली, चपटी, गोल अथवा लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तुर्क रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती हैं, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका
में एक अतिरिक्त आवरण होता है। पादप कोशिका में क्या होता है? एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। जीवाणु कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोशिका का साइज। कोशिका का साइज क्या है? आइए देखते हैं कोशिका का साइज। कोशिका में सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोकेन के बराबर छोटा होता है। कौन? कोशिका का साइज। अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नंग नाकों से दिखाई नहीं देती हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक होता है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज 170 mm × 130 mm होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का आपका अंडा होता है। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहा की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी होती हैं। कोशिका के साइज का संबंध उनके प्रकार, ये उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों की ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। संदेह इसके स्थानांतरण का कार्य करती हैं हम लोगों का। कौन? कोशिकाएं। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है हम लोगों के। प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। पाचन अंगों में सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा क्या करता है हम लोग का? अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है तथा पत्तियां भोजन के संश्लेषण का क्या करती हैं भाई? कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बना होता है। सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है हम लोगों की? कोशिका है। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं क्या? कोशिका समूह। क्या हेडिंग है हम लोगों की? कोशिका समूह हम लोगों की हेडिंग है। देखते हैं। सभी जीव कोशिका या कोशिका समूह से बने होते हैं। कोशिकाएं आकार व आकृति या क्रिया कार्य की दृष्टि से क्या होती हैं हम लोगों की? भाई ये भिन्न होती हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंगकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम से जानते हैं। एक प्रारूपी यूकैरियोट कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव से बना होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव द्रव कला चयनित पारगम्य होती है और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती हैं। अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्गी-काय, लयनकाय व रसधानी होती हैं। सभी कोशिकाएं अंगक विभिन्न एवं विशिष्ट प्रकार के क्या करते हैं भाई? कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पादप कोशिकाओं में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का क्या कार्य करते हैं। तारक काय व तारक केंद्र पश्चमाभव व कशाभिका का आधारी कार्य बनाता है, जो गति में क्या होता है? सहायक होता है हम लोगों का। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तरकु उपकरण बनाते हैं। केंद्रक में केंद्रित व क्रोमेटिन का तंत्र मिलता है। यह अंगकों के कार्य को ही नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि अनुवांशिकी में प्रमुख भूमिका अदा करता है। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है जीवन की। अंतर्द्रव्य जालिकाएं नलिकाओं व कुंडों से बनी होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी व चिकनी। अंतर्द्रव्य जालिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइकोपीन प्रोटीन संश्लेषण तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में क्या होती हैं हम लोगों के? सहायक होती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गोल्गी-काय झिल्ली युक्त अंगक है, जो चपटे थैलीनुमा संरचना से बने होते हैं। इनमें कोशिकाओं का स्रवण संविष्ट होता है, जिनमें सभी प्रकार के वृहद अणुओं के पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं हम लोगों के। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। राइबोसोम किस में भाग लेते हैं भाई? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं।
ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से या अंतर्द्रव्य जालिका से संबंध होते हैं। सूत्र कणिका ऑक्सीकारक या फास्फोरिलीकरण अथवा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में सहायक होते हैं। कौन सूत्र कणिका होते हैं हम लोगों के? ये द्विक झिल्ली कृष्टि में क्या होते हैं? अंतर्वलित होते हैं। लवक वर्णक युक्त अंगक है। कैसा? वर्णक युक्त, जो केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है। मतलब किसमें? पादप कोशिका में। ये द्विक झिल्ली युक्त संरचना है। कैसे? द्विक झिल्ली युक्त। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया तथा पीठिका में अप्रकाशीय अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। हरे रंगीन लवक वर्णक होते हैं जिनमें कैरोटीन अथवा ज़ैंथोफिल और जैसे वर्णक मिलते हैं। पश्चमाभ तथा कशाभिका कोशिकाओं की गति में सहायक हैं। किसमें? कोशिकाओं की गति में हम लोगों के सहायक होते हैं। कशाभिका पश्चमाभ में से लंबे होते हैं। कशाभिका तरंग गति से चलती है जबकि पश्चमाभ डोलनोदन द्वारा गति करती है। मतलब डोल डोल के गति करती है। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं हम लोगों के। नेक्स्ट पॉइंट है, भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव व क्रोमेटिन पदार्थ को घेरे रहता है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युग्मित होता है जो एक दूसरे के लंबवत क्या होते हैं? स्थित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग है कोशिका के भाग। आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली। पहला भाग क्या है हम लोगों का? कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव एवं केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिकाओं में आवागमन का क्या नियमन करते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्याज की कोशिकाओं की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में घनी एवं गोलाकार संरचनाएं होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली ये अतिरिक्त संरचनाएं पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए क्या होती है भाई? आवश्यक होती हैं। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से क्या होता है? हम लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका द्रव। ये कोशिका के भाग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कौन? कोशिका द्रव है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी इकाई, राइबोसोम इत्यादि, ठीक है। आइए नेक्स्ट हेडिंग देख। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का केंद्रक। क्या है? केंद्रक सजीव कोशिका का यह महत्वपूर्ण संगठक है। समानता यह गोलाकार होता है। केंद्रक ऐसे गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। कहाँ? मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जाता है। मतलब किससे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक का आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन में क्या होती है? नियंत्रित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उच्च आवर्धक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देखने पर केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलम कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक या कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव अथवा केंद्रिका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है?
कोशिका का हम लोगों का जीवित पदार्थ कहलाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीन। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। ये जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का क्या नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के बीच में खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं को रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में भी ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत छोटी होती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का ट्रांसडेकेशिया। पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। ठीक है। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छिरती रहती हैं। इन्हें प्लास्टिडट कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हरे रंग के प्लास्टिडस को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग ये कुछ डायग्राम देखते हैं, इसके जरिए हम लोग समझते हैं। ठीक है। देखिए ये आपका ए है डायग्राम, ये आपका बी है। ठीक है। ये हम लोगों के क्या है, ये कोशिका द्रव है। ये देखो द्रव जो केंद्रक और कोशिका किसके बीच के मध्य होते हैं? झिल्ली के मध्य होते हैं। ये केंद्रक है, इसका भी केंद्रक, इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसमें भी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिका झिल्ली होती है आपकी, कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका भित्ति होती है आपकी। ठीक है। ये कोशिका झिल्ली मतलब ये बहुत छोटा पार्ट करके दिखाया गया। ये कोशिका झिल्ली होती है आपके हरित लवक है, प्लास्टिड होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परीक्षा उपयोगी तत्व, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइट परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संरचना भी विविध है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उदाहरण मुर्गे का अंडा। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एक अन्य जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का, एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार करती हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है? विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती हैं। कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा उसमें छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, एवं केंद्रक। 3 ही मुख्य भाग हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोगों की कहलाती हैं। ठीक है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, क्योंकि इनमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, रंगीन संरचना जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। हरे प्लास्टिडियस जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट हम लोगों का क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी क्या होती हैं? रिक्तिकाएं होती हैं। तो ये आपका 7th चैप्टर था कोशिका से जुड़ा हुआ, तो आपका फिनिश होता है। आइए हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 8th, जंतुओं में जनन। देखते हैं जंतुओं में जनन किस प्रकार का दिया हुआ है। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तर जीविका के लिए आवश्यक है। जनन जाति या स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। हम लोगों का जनन की विधियाँ, आइए देखते हैं। पौधों की
ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं, जैसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। जंतु में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा जनन अंग होते हैं। पौधों की एक ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मनज बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिनमें नर तथा मादा युग्मनज संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है, नर मादा जिसमें दोनों होते हैं उनको लैंगिक जनन कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन या लिंग होते हैं। वृषण नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। क्या? लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये सिर है हम लोगों का, ये मध्य भाग है और ये पूंछ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या दिया है हम लोगों का। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग, एक पूंछ होती है। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। क्या? संघटक पाए जाते हैं। मादा जननांग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनियां या डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु डिंब का निर्मोचन या अंडवाहिनियों में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है? एकल कोशिका। निषेचन। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग का? निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ क्या होता है? संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता तथा कुछ पिता के वंशानुगत होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हेडिंग देख। नेक्स्ट ये डायग्राम है, ये देखो शुक्राणु है, ये शुक्राणु है। ठीक है, ये अंडाणु है और यहाँ पर ये मिल रहे हैं तो यहाँ पर इनका निषेचन हो रहा है। ठीक है, और ये संलयित केंद्र है हम लोगों का। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ता तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। कहाँ होता है? जल में होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक, टोड, पोरख तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते, यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होती। जेली की एक परत। क्या? जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती तथा इनकी सुरक्षा भी करती। मादा जैसे ही अंडे देती नर उस शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते। शुक्राणु अंड कोशिकाओं के संपर्क में आते जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन जिसमें नर व मादा युग्मनज का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसी जलीय प्राणियों में होता है। परकनली शिशु। आइए देखते हैं परकनली शिशु। आपने बहुत इस टाइम IVF जिसको बोलते हैं आपने सुना होगा। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध मतलब रुक जाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने का कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र कर उसी उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं जिसे IVF अथवा क्या कहते हैं इनविट्रो निषेचन। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, अगर निषेचन होता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में क्या भाई स्थानांतरित मतलब बाहर विकसित किया जाता है, फिर मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित करवा दिया था। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म समान शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु
कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। किसमें? गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित हुई संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भ्रूण कहते हैं विकसित हुई संरचना को। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि हम लोग क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या दिया है हम लोगों का। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भावों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? हम लोग का गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या देती है? जन्म देती। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। अंडवाहिनियों में नीचे की ओर बढ़ता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती है। मुर्गे के अंडे पर दीवार देने वाला कठोर कवच का भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। आइए देखते हैं हम लोग डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम है, ये देखिए हम लोगों का अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय, फिर यहाँ से अंडोत्सर्ग है, फिर ये हम लोग के युग्मनज बनते हैं, बनते 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 जाते हैं, यहाँ कहाँ जाते हैं? गर्भाशय में। फिर ये रोपित भ्रूण हो जाता है, ठीक है। ये देखिए हम लोगों का विकसित होता भ्रूण मतलब बढ़ता है, ये गर्भाशय भित्ति, ये मतलब ये हम लोगों का गर्भाशय का चित्र दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का क्या निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। मुर्गी के अंडे का चूजा बनने का कितना समय लगता है? लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायान के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। चूजे के पूर्ण रूप को विकसित होने के बाद कवच के क्या पृष्ठ पुष्टन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर क्या होता है? मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण आवरण के अंदर विकसित होता रहता है अब भ्रूण का विकास पूर्ण होने को अंडोत्पत्ति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं। जो बाद में शिशु विकसित होते हैं वह जंतु को सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। जरायु जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायु जंतु कहलाते हैं वे जंतु जो अंडे देते हैं। अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं हम लोगों के। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ जंतुओं के अंडे एकत्र करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। वह जंतु जिनके अंडे एकत्र करने में आप सफल रहते हैं रहें अंड प्रजक जंतु के उदाहरण। परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते हैं। किसके? गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। जरायु जंतु के उदाहरण हैं। शिशु के से वयस्क देखते हैं हम लोग, ठीक है। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के पृष्ठ फूटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात शिशु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। रेशम के कीट जीवन चक्र अंडा, लार्वा, झिल्ली, फिर प्यूपा, फिर वयस्क होता है। मेढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है हम लोगों का। मेढक में अंडे से प्राप्त करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएं अथवा चरण है। अंडा पहले ट्राइपोड या लार्वा, फिर वयस्क, फिर उसी रेशम कीट की झिल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम से बहुत अलग दिखाई देती है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकते हैं और तैर सकते हैं। कुछ विशेष परिवर्तनों अथवा टैडपोल वयस्क में रूपांतरण या कायांतरण कहलाता है। क्या? रूपांतरण या कायांतरण हम लोगों का कहलाता है। मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु वयस्क समान शरीर अंग मौजूद
होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग का डायग्राम देखते हैं। पहले देखिए ये अंडा है, ठीक है, ये अंडे बनते, फिर अंडे से क्या आरंभी टैडपोल बनता है, फिर टैडपोल से क्या करते हैं बाद में, बाद का टैडपोल मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर ये टैडपोल से क्या ये हम लोग का मेंढक है जो वयस्क हो गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोगों का क्या है, क्लोन। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है, ठीक है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगी ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। कहाँ की थी, एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा है। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्टॉकटिस या ब्लैक फेस इव ने एक अंड कोशिकाएं भी क्या की है, एकत्र की हैं। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ले ली गई कोशिका के केंद्रक में स्टॉकटिस या ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिकाओं में क्या स्थापित किया गया हम लोगों का। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्टॉकटिस या ब्लैक फेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन समान रूप से हुआ तथा अंततः जन्म किसका हुआ, डॉली का जन्म हुआ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यद्यपि स्टॉकटिस ब्लैक फेस इव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्टॉकटिस ब्लैक फेस इव के केंद्रक को अंड कोशिकाओं से हटा दिया गया अतः डॉली में स्टॉकटिस ब्लैक फेस इव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिससे प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियां जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनने के अनेक प्रयास किए गए परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन। प्रत्येक में हाइड्रा एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हैं नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनन से निकलने वाले ऊर्ध्व से एक जीव का क्या होता है भाई, विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिनमें केवल एक ही जनन नए जीव को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं इसलिए इस प्रकार के जनन को क्या मुकुलन कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों या कोशिकाओं में बंट जाते हैं जिसके प्रत्येक भाग में क्या होता है, हम लोगों का केंद्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिनमें वे जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करते हैं द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति का क्या होता है, जनन करता है। आइए हम लोगों का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देखते हैं अब, ठीक है। क्या है, जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन हम लोगों का होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय अंडवाहिनियां गर्भाशय मादा के जनन अंग, नर के जनन अंग वृषण शुक्राणु नली एवं शिशन अंडाशय मादा युग्मनज उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंडी कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतु जैसे कि मुर्गी, गाय, कुत्ता इत्यादि में वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर
होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश फिश इत्यादि में क्या है, दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में क्या होता है, स्थापित होता है, जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं, उससे क्या कहते हैं हम लोग, गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु को शिशु को जन्म देते हैं, जिन्हें जरायु जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें अंड प्रजक जंतु कहते हैं। लार्वा का कुछ उग परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती। जनन का वह भाग जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं भाई, मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। आपका कक्षा 8th की एनसीईआरटी का 7th और 8th चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।